गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो भी मित्र फेसबुक लाइव में देख पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो के बारे में जानकारी दे दीजिए। आवाज़ आपको साफ मिल रही है और तस्वीर साफ मिल रही है तो हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। अभी आपके नाम आने शुरू नहीं हुए हैं आगे। चलिए मैं भी देख लेता हूं अपने वाले सिस्टम में। इधर मेरी तरफ आवाज सही है। अपने वाले सिस्टम में धन्यवाद चैतन्य सोनी जी, थैंक यू। साहिल महाजन जी शुक्रिया। स्वाति अनेजा स्वागत। अन्नू कपूर, नरेंद्र कुमार, संयम शर्मा, आप सबका स्वागत है जो लोग इस समय देख पा रहे हैं। पंकज शर्मा जी वाचिंग, स्वागत है पंकज शर्मा जी। सविता शर्मा जी, प्रमोद थापर जी, आप सबका स्वागत है जो लोग इस समय लाइव में हैं। रमता शर्मा जी, हार्दिक स्वागत है। शशांक दुग्गल जी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सावन का महीना है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, भोलेनाथ सब पे कृपा करें। परवीन बस्सी जी, हार्दिक स्वागत है, आशीर्वाद है, खुश रहिए। सोनम चोपड़ा जी, हार्दिक स्वागत है, जय श्री राम। सबका स्वागत है जो लोग फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं। आज का दिन है हमारे लाइव का दिन, एस्ट्रो टॉक का, बृहस्पतिवार का। तो परंपरा अनुसार मैं आपके सामने हूं और ग्रह की जो चाल है, जो गोचरीय प्रभाव है हमारे जीवन पे, उसके ऊपर अक्सर हर बृहस्पतिवार हम बात करते हैं। आज भी बात करेंगे कि कौन से ग्रह इस समय किन किन राशियों में हैं और उनका क्या क्या प्रभाव है। और आज का जो टॉपिक होगा वो सूर्य देव का होगा। सूर्य देव संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, जर्नल क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। अपनी कुंडली के ग्रह मत लिखिएगा कि फलां ग्रह इस घर में हो या फलां ग्रह उस घर में हो या मेरा लगन ये है, उसका उत्तर नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको पता है विक्रम और बेताल वाला खेल है। मैं बेताल बन के उड़ जाता हूँ जब कोई बोलता है, पूछता है। आर.एस. शर्मा ने लिखा, शनि छठे घर या आठवें घर में क्या फल देता है? बहुत बढ़िया फल देता है शनि, छठे घर में भी, आठवें घर में भी। क्योंकि अगर मित्र हुआ अच्छे लगन का तो उसका कुछ और रूप होगा, शत्रु हुआ लगन का तो उसका कुछ और रूप होगा। लेकिन सभी ग्रह सभी घरों में बहुत अच्छा फल देते हैं। ये एक टेक्निक होती है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, चाहे वो छठा घर हो चाहे आठवां घर हो। जितने भी लोग आईपीएस, आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर ऑफिसर बनते हैं, वो छठे घर का खेल है। क्योंकि छठे घर को कंपटीशन कहा जाता है, स्पर्धा कहा जाता है। तो उसमें शनि किसी को कुछ नहीं परेशान नहीं करते, वो राशि का खेल होता है। अष्टम भाव में जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी शोध किए हैं, खोज किए हैं, परमाणु बम तक बना दिए हैं, दवाइयाँ बना दी हैं, वो सारा आठवें घर का आशीर्वाद होता है। इसलिए शनि वहाँ जब आठवें घर में शुभ हो तो बहुत बड़े बड़े शोधकर्ता पैदा होते हैं। सो सभी ग्रह सभी घरों में शुभ फल देते हैं और सभी ग्रह अगर अशुभ राशियों में हुए तो सभी घरों में अशुभ फल दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक टेक्निक है। सो आपने क्वेश्चन जो पूछा था उसका सही आंसर मैंने दे दिया है। आप जो पूछना चाहते हैं वो शायद आपकी कुंडली की बात होगी, उसके लिए आप व्हाट्सएप में संपर्क कीजिएगा। ये किसने पूछा था? आर.एस. शर्मा जी ने। सो कोई भी ग्रह किसी भी घर में ऐसे बुरा नहीं है, कोई भी ग्रह किसी भी घर में ऐसे पूरा फलदायी भी नहीं होता। ये खेल है लगन का और राशि का।
अच्छा, इसके बाद हमारे सामने मित्र हैं विवेक कुमार शर्मा जी, स्वागत है। राकेश जैन जी, स्वागत है। बलदेव राज मेहता जी, स्वागत है। वंदना कनेरिया जी, स्वागत है। और RS शर्मा जी ने धन्यवाद लिखा है, आपका भी धन्यवाद, आप इस बात को समझ पाए हैं। चलिए मित्रों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है सूर्य देव का गोचर, जो 30 दिन एक राशि में रहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और आपके सामने मैं प्रश्न तो पढ़ ही रहा हूं जो आप लिख रहे हैं, लेकिन जर्नल क्वेश्चन होगा तो मेरी तरफ से प्रयास करूंगा, अगर मुझे समझ आई आपके प्रश्न की तो उत्तर भी मिलेगा। अगर पर्सनल क्वेश्चन होगा तो वो आपको प्रोफेशनल वे से व्हाट्सएप में जाना पड़ेगा। इसको दोबारा आप नोट कर लीजिए। अपना मैं नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जो व्हाट्सएप नंबर है। उस पे आप संपर्क कर सकते हैं मुझे पर्सनली, जहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम अपना लिख के भेज सकते हैं। और कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन है तो छोटा सा वॉइस मैसेज बनाकर भेज सकते हैं, तो वो सिस्टम हमारा अलग से व्हाट्सएप पे चलेगा, ठीक है। सो प्रयास कीजिएगा, जो जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ समझें और फिर उसको आप प्रयोग करें। लीजिए, सामने मेरा नंबर आ गया है, मैंने इस मोबाइल से किया है तो वो सामने वाले मोबाइल पे मुझे अब दिखाई दे रहा है। संदीप वर्मा जी, स्वागत है। बाबू शर्मा जी, हार्दिक स्वागत है। चलिए आइए अब चलते हैं ग्रहों की चाल में। इस समय ग्रह चाल कैसी है, जिस दिन हम अब ये लाइव कर रहे हैं, बृहस्पतिवार के दिन। दीपिका शर्मा जी, स्वागत है आपका। सो समझ लीजिए, आज 17 जुलाई को ये बात कर रहे हैं, 17 जुलाई को। उस दिन कौन सा ग्रह किस राशि में है ये मैं बात करने लगा हूँ। अब से फॉर्मल टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। जिनके नाम नीचे आएंगे प्रयास करूँगा, अगर तो टॉपिक में चल रहा हुआ तो फिर नहीं ले पाऊँगा। अगर बीच में कहीं आपका नाम सामने आता है तो स्वागत है। जैसे अभी अभी सूरज मल्होत्रा जी का नाम सामने आया है, राधे राधे, हार्दिक स्वागत है सूरज मल्होत्रा जी। चलिए आइए अब टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक सूर्य ग्रह का है, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसके साथ ही आप अपने जो ग्रहों की स्थिति है, किस राशि में कौन सा ग्रह है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। सबसे ऊपर सूर्य देव का ही नाम लेंगे। सूर्य इस समय चंद्रमा के घर में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेंगे। आशु कपूर जी, स्वागत है। पवन वत्स जी, राम राम। सो कर्क राशि चंद्रमा का घर है, जिसको जल कहा गया है, जिसका कारक ही जल स्रोत्र है। और सूर्य 30 डेज के लिए राशि परिवर्तन करते हैं। अब वो 30 दिन के लिए जल के घर में यानी कि जलीय राशि में रहेंगे। संसार भर में कहीं ना कहीं से आपको न्यूज़ मिलती रहेगी कि यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ पानी ओवरफ्लो हो गया, यहाँ पे जल के कारण परेशानियाँ हो गई हैं। और आज या कल मैंने देखा था कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा भूचाल आया 7.3 का, और वहाँ पर तो उन्होंने अब सुनामी का भी अलर्ट कर दिया है। और आज सुबह की जो खबर थी, हमारी बहुत ही पावन और पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा, वो भी थोड़ी देर के लिए स्थगित की गई है। श्रद्धालुओं को कैंपों में रोका गया है, क्योंकि वहाँ पर भी भूस्खलन हो रहा है और बारिश चल रही है, ऐसी सामने न्यूज़ आती रहती है। सो ये पानी का जो प्रभाव है हमारे जीवन में, जल का जो प्रभाव है, सूर्य देव का कर्क राशि में रहना है, ठीक है। 16 अगस्त तक रहेगा। सो जितने लोग निचले इलाकों में रहते हैं उन सबको अलर्ट रहना चाहिए, अपनी अपनी व्यवस्था, अपने अपने प्रबंध करके रखने चाहिए। और जो लोग ऐसी यात्राओं पर निकले हैं जो पहाड़ों की तरफ है या बड़ी नदियों के आसपास है, या कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पानी के टोबे होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, जिसको यहाँ पे चो भी कहते हैं हमारे पंजाब में, जैसे होशियारपुर साइड चले जाएं तो उनमें अब जल भराव हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। गंगा भी इस समय ओवरफ्लो पे है, उसके कारण भी आपने प्रयागराज की खबरें देखिएगा, आपको समझ आएगा कि मंदिरों के जो बड़े बड़े ऊपर तक छतरों तक पानी पहुंच रहा है। बड़े हनुमान जी का मंदिर भी इस समय जलमग्न हुआ है।
सो अभी अभी मैंने थोड़ा स्क्रॉलिंग कर रहा था जब न्यूज़ को फेसबुक पे, तो उनमें ये सारी चीज़ें सामने आ ही रही थी। जब भी मैं ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि ये सब ग्रहों का खेल है, और ये जो जितना जल तांडव आपके सामने रहेगा, अधिक से अधिक 16 अगस्त तक तो चलेगा। ये सूर्य देव, दोबारा नोट कर लीजिए, जल के स्रोत में, चंद्रमा के घर में, कर्क राशि में है। सूर्यदेव स्वयं सिंह राशि के स्वामी होते हैं, चले गए हैं कर्क राशि में, यानी कि अपने से पीछे चले गए हैं। इसको कहते हैं कि लगन कमजोर हो गया, यानी कि अपने से 12वें घर में चला गया। द्विर्द्वादश बोला जाता है इसको कई बार, तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे, लेकिन बाकी ग्रहों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ। बुध ग्रह कर्क राशि में है इस समय, सूर्य और बुध दोनों ही कर्क में हैं। बुध 22 जून को यहाँ एंटर किए थे, 30 अगस्त तक कर्क में ही रहेंगे। बुध के बारे में समझ लीजिए, कल 18 जुलाई को वक्री होने वाले हैं, जो 11 अगस्त तक अब वक्री रहेंगे। बुध ग्रह मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री या अस्त होता है तो जिस लगन के स्वामी होते हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव आ जाता है। सो जो लोग मिथुन राशि और कन्या राशि से संबंधित हैं, लगन का स्वामी है, यानी कि लगन में जिनके 3 या 6 लिखा हुआ है, उनका लगन का स्वामी बुध वक्री होने जा रहा है कल 18 जुलाई से 11 अगस्त तक। अब ये बुध वक्री होगा आपके 2nd हाउस में, धन स्थान में, ध्यान से समझ लीजिए। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो उसमें एक पॉपअप भी होता है, उछाल भी होता है। तो कई रुके हुए प्रोजेक्ट उछलेंगे, दोबारा आपके सामने आएंगे, विशेषकर मिथुन लगन और कन्या लगन वालों के। और उन प्रोजेक्टों के ऊपर पूरी मेहनत कर लीजिए, आपको रिजल्ट भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो धन स्थान में है। इसके बारे में चर्चा करेंगे अगर बुध का टॉपिक लिया। आज सूर्य का टॉपिक है। तो अगली बात मैं करने जा रहा हूं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 7 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर गए थे, 28 जुलाई तक सिंह राशि में रहेंगे। अब ये भी एक विशेष भ्रमण है, गोचर है मंगल का। हालांकि मित्र सूर्य के घर में है, लेकिन केतु के साथ होने के कारण उनका एक जो रूप है वो नेगेटिव अंगारक बना हुआ है। सो मंगल और केतु का ये जो अंगारक रूप चल रहा है, उसका प्रभाव भी रोज देखने को मिल रहा है। हर रोज किसी न किसी कंट्री से विमान संबंधित तो जरूर कोई बात आ रही है कि किसी विमान में कुछ हो गया, किसी विमान में कोई खराबी आ गई। तो हवाई दुर्घटनाएं जितनी हो रही हैं, केतु मतलब हवा में लहराती हुई ध्वजा होती है भगवान की वैसे तो, पर जब मंगल से वो मिला हुआ है तो वो एक नकारात्मक अंगारक दोष में है, अंगारक रूप में है। क्योंकि राहु की दृष्टि भी मंगल पे है, राहु ऊपर से 7वीं दृष्टि डाल रहा है मंगल पे कुंभ राशि से, और सिंह राशि में वो दृष्टि आ रही है जहाँ पे मंगल और केतु मिले हुए हैं। तो जैसे मैंने अभी समझाया कि सूर्य कर्क राशि में है, पहाड़ की यात्रा, जलीय क्षेत्रों की यात्रा, उसमें थोड़ा संयम बरतें, स्थगित करें। वैसे ही 28 जुलाई तक मंगल और केतु के कारण हवाई यात्रा, उसमें भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये भी आपके समझने की बात है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो सतर्कता देने वाला है, अलर्टनेस देने वाला है। मंगल और केतु के कारण जितनी घटनाएं आप देख रहे हैं, उससे आपको ये समझ आता होगा कि जिस दिन ये मंगल केतु का अंगारक दोष बना था, उसी दौर में हमारे ही देश में सबसे बड़ी हवाई दुर्घटना हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। मंगल के बाद केतु लिखा है मैंने, हाँ केतु मैंने बता ही दिया कि 18 मई से 1.5 साल तक सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। सो सिंह राशि वालों को थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी केतु लगन में आ जाते हैं या चंद्र राशि में भी आ जाते हैं तो इरिटेशन पैदा करते हैं। तो एकांतवास उसको अच्छा लगने लग जाता है जिसके केतु लगन में आ जाता है, क्योंकि ये पृथकतावादी है, सेपरेटिव नेचर है इस ग्रह की। तो इस ग्रह का प्रभाव जो है थोड़ा सा सेपरेटिव सा होता है। और केतु का अगर बैड इफेक्ट चल रहा हो
तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर भी उसका असर हो जाता है। कई लोग अगर कहते हैं ना बैक पेन है, हमारी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में प्रॉब्लम आ रही है, या घुटने जिसको गोडे कहते हैं हम लोग पंजाबी, गोडे प्रॉब्लम देने लग जाते हैं, थायराइड की समस्या आ जाती है, ईएनटी ट्रबल्स हो जाते हैं, ये सारे केतु के खेल हैं। पैरों में समस्या आ जाना, केतु की बीमारियां संबंधित हैं ये। सो केतु और मंगल अभी अच्छे नहीं हैं। जब मंगल खराब होगा तो कौन सी राशियों के ऊपर प्रभाव होता है? मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष राशि, एक वृश्चिक राशि। उनके लिए हेल्थ की समस्याएं अभी रह सकती हैं। केतु क्योंकि स्वयं सिंह राशि में है, उनके लिए भी हेल्थ की समस्याएं रह सकती हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य पीछे चला गया कर्क राशि में, तो और भी लग्न कमजोर होता है। ये सारी बातें आप समझते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि ग्रह जो वीक चल रहे हैं उनका कैसे कैसे प्रभाव दिखता है। रोड एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स, हवाई एक्सीडेंट्स आप देख रहे हैं ना, ये सब मंगल केतु करवाता है। जल संबंधित दुर्घटनाएं आप देख रहे हैं, कितना पानी ओवरफ्लो कर रहा है, बाढ़ आ रही है, ये सब कौन करवा रहा है? सूर्यदेव का गोचर करवा रहा है। ऐसे ही केतु के बारे में मैंने आपको बता दिया, जितनी रीढ़ की हड्डी संबंधी या गले संबंधी या कान संबंधी या पैर संबंधी प्रॉब्लम आई तो समझ लीजिए केतु खराब आ रहा है। सामने लिखा है अनुराधा राय जी ने, मुझे सारी प्रॉब्लम्स है, तो आपका केतु ही खराब में लगता है। तो आप देखिए केतु किस हाउस में आपका, वो लिखा हुआ मेरे लगन में ही केतु है, तो ये लगन के केतु का ही संबंध होता है। लगन में राहु आ जाए, लगन में केतु आ जाए तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। चलिए, केतु की चर्चा नहीं है आज। बृहस्पति ग्रह जिसे शुभ ग्रहों में शुमार किया जाता है कि आशीर्वाद देने वाले ग्रह हैं, मिथुन राशि में ओवर स्पीड में गोचर करते हैं, जिसको अतिचारी कहते हैं। अब यहां पर 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक रहेंगे, ये नोट कर लीजिए। मिथुन राशि में बृहस्पति भी पूर्ण फलदायक नहीं होते, क्योंकि बुध के घर में है। बुध और बृहस्पति आपस में मित्र भाव नहीं रखते, ये बात आप नोट कर लीजिए। इसलिए जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे तब तक अगर हम सोचें कि पूर्ण फ्लो से कोई आशीर्वाद मिल जाएगा, उसके लिए रेमेडी का सहारा तो हम ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल वे से बुध के घर में बृहस्पति, बुध के घर में बृहस्पति, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनिए, बृहस्पति पूरा फलदायक नहीं होते। दोस्तों, आप नीचे बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। पंडित मनीष ने लिखा है केतु मोक्षदायक भी होता है, वो किस उपलक्ष्य में? मेरा आज केतु का टॉपिक नहीं है। केतु बहुत ही एक रहस्यवादी ग्रह है। केतु ऐसे सबको मोक्ष नहीं देता। ये भी एक अफवाह उड़ाई हुई है कि 12वें घर में केतु हो तो वो मोक्ष होता है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत दूसरे योग भी देखने पड़ते हैं। तो एक तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, केतु मोक्षदायक होता है, वो सबके लिए नहीं होता। सनी खुल्लर जी ने लिखा है सर लास्ट माई फादर वाज एक्सपायर, उनका भी केतु खराब था, तो सो सॉरी फॉर योर फादर एक्सपायर। तो केतु उनका भी खराब था, तो देखिए ये भी एक बैड इफेक्ट आपको अभी सहना पड़ गया। SN शर्मा, हार्दिक स्वागत है, राम राम। सो बृहस्पति की बात कर रहा था मैं, तो आपके प्रश्न जब सामने आ जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा रुकावट ही चलता है काम। तो गुरु ग्रह मिथुन राशि में 18 अक्टूबर तक रहेंगे। सो जो हम कहते हैं ना फुल फ्लो में बृहस्पति का ब्लेसिंग्स मिलेंगी, वो उसके चांस अभी कम है। लेकिन 18 अक्टूबर को बृहस्पति जब कर्क राशि में चले जाएंगे तो उच्च हो जाएंगे, जो कि 12 वर्ष में एक बार होते हैं। सो 12 साल बाद बृहस्पति 1 साल 1 महीने का गोचर होता है, अपने उच्च स्थान पर जाने वाले हैं। इसे उच्च आरूढ़ कहते हैं। जब बृहस्पति मिथुन में हो तो उच्च आरूढ़ है कि उच्चता की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका उच्च फल मिलेगा 18 अक्टूबर के बाद। ये भी नोट कर लीजिए, जब वो कर्क राशि में जाएंगे। अभी उनका फल मध्यम रहेगा। गुरु ग्रह के बाद बात करेंगे शुक्राचार्य जी की। गुरु हैं देवों के गुरु जो बृहस्पति हैं, और शुक्राचार्य जी हैं दैत्यों के। शुक्र महाराज इस समय अपने ही घर में हैं, अपनी ही राशि में है, यानी कि 2nd नंबर राशि जो होती है वृष राशि में, टॉरस में है। वहाँ पे इनका फल अच्छा रहता है। 29 जून से 26 जुलाई तक ये रहेगा। तो जिनका वृषभ लगन है, तुला लगन है, उनका ये लगन का स्वामी है। उनके लिए इतने बवंडर में थोड़ी सी समझ लीजिए डूबते को तिनके का सहारा है।
हम कहते हैं ना कि भाई सूर्य खराब है, बुध कल को वक्री हो जाएगा, मंगल केतु का अंगारक दोष चल रहा है और बृहस्पति भी पूरा शुभ फलदायी नहीं है। तो यहाँ पे शुक्र जो है वो कुछ प्रतिशत ठीक है, सिर्फ डूबते को तिनके का सहारा, और विशेषकर वृषभ लगन और तुला लगन वालों को ये आशीर्वाद मिलेगा। चलिए अब बात करेंगे शनि महाराज की। शनिदेव मीन राशि में भ्रमण कर रहे हैं। 29 मार्च को वहां प्रवेश कर गए थे और 2.5 साल शनिदेव एक ही राशि में गोचर करते हैं। इस समय शनि महाराज भी रेट्रोग्रेड हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अब जब शनि वक्री होते हैं, ध्यान से अब समझ लीजिए, जब ग्रह राइट पाथ पे होता है, सही चाल चल रहा होता है, तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर जो आता है हमारे गुरुत्वाकर्षण पे, तो वो प्रेशर नीचे की तरफ आता है। उसे कहते हैं बैलेंस हो रहा है। जितनी शनि संबंधित चीजें होती हैं उनके ऊपर फिर उसका शुभ प्रभाव आ रहा होता है, लोहे पे, चमड़े पे, तेल पे, प्रॉपर्टीज पे, कंस्ट्रक्शन पे, अल्कोहल पे, केमिकल्स पे। अब जब वो वक्री होता है ना ग्रह, तो वो रेट्रोग्रेड नीचे से वो प्रभाव ऊपर की तरफ पॉपअप होना शुरू हो जाता है, उछलना शुरू हो जाता है। तो शनिदेव का वक्री होना ये जो जमीन में भी दरार डाल देता है, पहाड़ों में दरकन आ जाती है, खिसकन आ जाती है, भूकंप आता है, प्लेट्स हिलती हैं। जब शनि वक्री होता है तो हमारी जो नीचे की पावर है वो ऊपर की तरफ खींचता है, क्योंकि वो दूसरी तरफ जा रहा है, और जब दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। आपने सूर्यमुखी का फूल देखा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बताओ कैसे ग्रह इफेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उसका क्या इफेक्ट है। बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो सूर्यमुखी का फूल जो है वो एक नेचुरल एग्जाम्पल है कि सुबह जब आप देखेंगे सूर्य देव का जो रूप है ईस्ट की तरफ होता है, पूर्व की तरफ जब वो उदय होते हैं हमारे भारत में, तो जितने सूर्यमुखी के फूल होते हैं उनका जो मुख होता है वो ईस्ट की तरफ होगा। और शाम को जब देखेंगे वेस्ट की तरफ सूर्य चला जाता है, पश्चिम की तरफ जहां अस्त होता है, तो सूर्यमुखी का फूल घूम जाता है पश्चिम की तरफ। इसका क्या मतलब है? देयर इज सम रिलेशन बिटवीन सन एंड सनफ्लावर, उसका नाम भी सूर्यमुखी है। ऐसे ही आज के युग की जो शोध है वो हमारी जो सोलर के प्लेट्स लगे होते हैं हमारी छतों के ऊपर, कुछ लोगों ने घरों में भी लगवाए हैं, बड़े बड़े होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, पेट्रोल पंप के ऊपर लगा होता है सोलर प्लेट्स। वो सूर्य की लाइट एक्सट्रैक्ट करती है सोलर प्लेट। वो इसको कहते हैं, जो मैंने उसी कलर का ये स्टोन पहना हुआ है, थोड़ा कैमरा के नज़दीक ले जाता हूँ, ये देखिए, इसी कलर की वो सोलर प्लेट्स होती हैं। तो ये सूर्य की लाइट को खींचता है, एक्सट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और वो डाइवर्ट करता है नीचे। अब जब वो लाइट नीचे आती है सन रूफ के ऊपर, जो सोलर प्लेट्स के ऊपर, तो वो नीचे एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है कि वो जो लाइट नीचे आ रही है वो एनर्जी बैटरी में स्टोर हो जाए। तो वो जो सिस्टम है वही हमारा शरीर है, वही ये हमारे जो जेमस्टोन, हमारी कलर थेरेपी असर करती है हमारे ऊपर। अगर मैं येलो सफ़ायर पहन के रखता हूँ, पीला पुखराज, तो समझ लीजिए ये पीली लाइट खींच रहा है जुपिटर की। अगर मैं रेड मूंगा पहन के रखता हूं तो समझ लीजिए मंगल की रेड लाइट खींचता है। अगर मैं व्हाइट मोती पहनता हूं तो समझ लीजिए ये चंद्रमा का प्रभाव ले रहा है। अगर मैं इधर सूर्य का रूबी पहन रहा हूं तो समझ लीजिए ये सनलाइट को एक्सट्रैक्ट करके उन रेस को हमारी बॉडी में भेजता है। और हमारी बॉडी में बहुत सारा सिस्टम है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना इजी नहीं है। हमारे ब्रेन के 42 पॉइंट्स को ये एक्टिवेट करते हैं, जो हमारी कलर थेरेपी है, इसको कलर थेरेपी कहा जाता है। तो ऐसे ही जब ग्रह वक्री होता है, ये तो मैंने बताया ना कि नीचे आ रही है रेस, ग्रह जब वक्री होता है तो नीचे जो उसके साथ संबंधित चीजें हैं फिर वो पॉपअप होती हैं, उछलती हैं, फिर उनके रेट बढ़ जाते हैं। शनि वक्री है। आइए वापस टॉपिक पे चलते हैं, बात कहीं और चली गई थी। शनि वक्री है, 29 मार्च से लेकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री है। वक्री शनि के प्रभाव के कारण अभी मैंने आपको बताया कि मंगल केतु के कारण विमान यात्रा से थोड़ा सतर्क रहिएगा। सूर्य जल के घर में चले गए हैं तो पहाड़ यात्रा से सतर्क रहिएगा। अब शनि वक्री हैं भाई,
सड़क की यात्रा से भी सतर्क रहिएगा, इवन की रेल की यात्रा से भी सतर्क रहिए। समझिए, लोहे की रेलगाड़ी, लोहे की हमारी कार, मोटरसाइकिल और कंक्रीट की हमारी सड़क, हमारी छतें, हमारे घर लेंटर, भूकंप 7.3 पॉइंट्स का आया है आज अमेरिका में। आप वीडियो देखेंगे तो हिलता इतना ज़बरदस्त है जैसे पकड़ के किसी चीज़ को शेक किया जाता है। तो ये शनि वक्री है। तो चाहे आकाश हो, चाहे धरती हो, चाहे पहाड़ हो, अपनी यात्रा ध्यान से बनाइएगा। ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि स्थगित की जाए 28 जुलाई तक, तो बिल्कुल स्थगित की जाए 28 जुलाई तक, क्योंकि मंगल केतु तो झगड़े का कारण भी हो जाते हैं ना। मंगल केतु तो लड़ाई झगड़े का, आपस में तू मैं का, बहसबाजी का, इतना अपसेट कर देते हैं मंगल जब राहु या केतु या शनि से मिले होते हैं। ये अंगारा बन जाता है। मंगल शनि से मिल गया, अग्नि और तेल मिल गए। मंगल राहु से मिल गया, अंगारक दोष हो गया। मंगल केतु अब अंगारक श्राप चल रहा है एक। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, चाहे वो जल की यात्रा है, चाहे वो विमान की यात्रा है, चाहे वो सड़क की यात्रा है, इन ग्रहों का प्रभाव इस समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट कोई बात हो तो अपनी कुंडली दिखाकर ही आपको स्टेप लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उसी ग्रह की दशा या अंतरदशा में हम होते हैं, उस समय वो ग्रह, अभी किसी ने पूछा था ना कि छठे या आठवें घर में क्या फल देंगे ये ग्रह, उस समय जब गोचर में खराब है, कुंडली में उसकी अगर दशा हुई, वो छठे या आठवें घर में नेगेटिव हुआ, ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, अगर वो नेगेटिव हुआ तो वो बैड इफेक्ट दे देता है। मतलब ये बहुत काउंटिंग करके माइन्यूट बंदे के ऊपर असर आता है। ये नहीं है कि शनि वक्री हो गया तो सारा वर्ल्ड अब खराब ही होगा, ऐसा भी नहीं होगा। जिनकी दशा अंतरदशा ही नहीं है उनके ऊपर इस प्रभाव से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। सो ये सारा खेल फिर आपके लगन का है, आपकी दशा चार्ट का होता है, उससे पता चलता है। चलिए, शनि आपको मैंने बता दिया है मीन राशि में है। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, लोहे की मशीनें, लेबर, फैक्ट्रीज, इन सब के ऊपर इसका प्रभाव आएगा। चाहे वो प्रॉपर्टीज़ का काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी डीलर्स हो, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, इनके ऊपर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो ध्यान रखें, पुल गिर जाते हैं, पुल। और खबरों में मैंने देखा जिस दिन ये वक्री हुआ था। शनिदेव के बाद आप बात करेंगे राहु महाराज की। राहु कुंभ राशि में है 18 मई को। हाँ बिल्कुल ठीक है, केतु और राहु सेम डे घूमे थे ना। ये सदा ही रेट्रोग्रेड चलते हैं, उल्टा चलते रहते हैं। सो ये राहु जो है अब कुंभ राशि में है, 18 मई से एंटर कर गए हैं। 1.5 साल का राहु का गोचर होता है, ये याद रख लीजिए। अब राहु और केतु का जो प्रभाव है मंगल को तो बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है, क्योंकि केतु मंगल इकट्ठे हैं तो राहु की दृष्टि आ जाती है। कुंभ में राहु है, कुंभ वाले थोड़ा सावधान हो जाएं। और सिंह में केतु है। अब ये मेरे सामने ही है इस समय का गोचर। अभी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो लगन भी कुंभ चल रहा है, बाई चांस लगन भी कुंभ चल रहा है। सो इस समय राहु की जो दृष्टियां हैं उनमें बृहस्पति भी आया हुआ है, अकेला मंगल नहीं है। ये मेरे सामने अब चार्ट खुल गया। बृहस्पति के ऊपर भी राहु की दृष्टि है और मंगल के ऊपर भी राहु की दृष्टि है। ये थोड़ा सा दोनों ग्रहों को कमजोर कर रही है। अच्छा, एक और बात मैंने कल से चेक की है कि कुंभ में राहु है और मीन में शनिदेव है इस समय। चंद्रमा जब आपसे बात कर रहा हूं ना, इस समय शनि के साथ है, जिसको विष योग बोलते हैं। ये 2.5 दिन रहना होता है चंद्रमा। अब 5 दिन अपसेट होते हैं, क्योंकि 2.5 दिन चंद्रमा जब कुंभ में रहता है तो राहु के साथ आ जाता है, जिसको चंद्र ग्रहण दोष बोलते हैं। उसके 2.5 दिन चंद्रमा शनि के साथ आ जाता है। आज भी शनि के साथ ही है। तो कल देखता हूं कहाँ है, कल की डेट भरता हूं कंप्यूटर में। हाँ, कल चंद्रमा मीन से निकलकर मेष में चला जाएगा, ठीक है। सो
जब भी चंद्रमा कुंभ राशि में आएगा समझ लीजिए 5 दिन डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि 2.5 दिन वो कुंभ में राहु के साथ और 2.5 दिन वो शनि के साथ मीन राशि में विष योग चलता रहेगा। तो ये बड़ी गड़बड़ होती है, क्योंकि चंद्रमा जितना स्ट्रांग होता है उतने ही काम सफल होते हैं, मन को खुशी मिलती है। चंद्रमा जितना ही राहु या शनि या केतु के पंजे में फंस जाए उतने ही वो दिन जो है वो स्ट्रगलफुल, मानसिक परेशानियां, टेंशन, बहुत अपसेटनेस आती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है जब चंद्रमा खराब होता है, और ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं लोग और चीज़ें तोड़ने लग जाते हैं लोग, बस चंद्रमा खराब हो जाए तो। मंगल केतु भी चल रहा है, चीज़ें तो तोड़ने का योग तो चल ही रहा है, लड़ाई झगड़ों का। सो ये है, ध्यान रखें कि 11 नंबर कुंभ लगन और 12 नंबर मीन राशि और कुंभ राशि, इनमें चंद्रमा 5 दिन चला करेगा। इसको कहते हैं चंद्रमा की जो 2.5 दिन की चाल है वो अगर अशुभ ग्रह के साथ मिल गई तो उसे वो डिस्टर्ब करता है। तो चंद्र राहु वाले, चंद्र केतु वाले, चंद्र शनि वाले ही ये बात बता सकते हैं जिनकी कुंडलियों में इसकी दशा भी चल रही हो। और एक बात आपको बता दूं, दशा के जो स्टेप्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो महादशा है, एक अंतरदशा है, एक प्रत्यंतर दशा है, एक फिर प्राण दशा है, एक सूक्ष्म दशा भी है कुछ समय के लिए जो आती है। जितना सूक्ष्म वाला ग्रह स्टडी करेंगे वो हो रहा होता है हमारे साथ। इसलिए महादशा वाला जो ग्रह है वो जब एंट्री होती है उस ग्रह की, वो पहले कुछ 15 दिन 1 महीना डिस्टर्ब कर सकता है अगर खराब हो। अगर बढ़िया हो तो पहले एकदम फायदा दे सकता है। उसके बाद आ जाता है नंबर अंतरदशा का। अंतरदशा वाला ग्रह वो कुछ समय के लिए आता है, लेकिन जो प्रत्यंतर दशा होती है, तीसरा स्टेप, जो प्राण दशा होती है, चौथा स्टेप, जो सूक्ष्म दशा होती है, 5वां स्टेप, कि आप मैं क्यों बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने, ये सूक्ष्म दशा के कारण बैठे हुए हैं कि आप मुझे सुन रहे हैं मैं या बोल रहा हूं, क्यों, वो सूक्ष्म दशा का खेल है। तो जनरल लाइफ में हमें तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्यंतर दशा का। इसलिए ये सारी ग्रहों की जो बातें मैं करता हूं, इनका फल सभी के ऊपर एक जैसा कभी नहीं आ सकता, ये भी याद रख लीजिए। किसी के ऊपर उसकी प्रत्यंतर दशा कुछ होगी, किसी के ऊपर अंतरदशा कुछ होगी, किसी के ऊपर प्राण दशा कुछ चल रही होगी। वही शनि है, किसी के लिए वही शुभ फल दे रहा होता है, किसी के अगर वो नेगेटिव हाउस में चला गया तो खराब दे रहा है, किसी के लिए वो वक्री होकर भी शुभ है। अब कल बुध वक्री होना है या शनि वक्री चल रहा है, किसी के लिए वो शुभ है। अब जिन्होंने कमीशन का ही काम करना है, लाइजनिंग करनी है, लेन देन किसी का बीच में आपने सौदा तय करवाना है, आपके लिए तो वक्री होना शुभ है, क्योंकि वो बात उठेगी। वक्री होने से पॉप अप होएगी बात, जो ठंडी पड़ी थी, दबी जा रही थी, सहजे सहजे चल रही थी, वो उछाल में आ जाती है। वही शनि शुभ हो जाता है। प्रॉपर्टी डीलिंग करवाने वाला कहेगा, कार की डीलिंग कराने वाला, व्हीकल डीलिंग करवाने वाला या अन्य तरह के कोई लोगों के लाइजनिंग के काम करने वाला कहेगा मुझे तो बड़ा फायदा हो रहा है वक्री में। तो ये इसलिए किसी ने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना कि ग्रह छठे या 8वें में क्या फल देंगे, ऐसा सबके ऊपर सेम फल कि छठे घर में है तो वो कोई बीमारियां नहीं देता किसी को ग्रह, कंपटीशन में विजय भी देता है। 8वें घर में तो वो मृत्यु ही नहीं देता सबको, लोगों को छुपे खजाने भी देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है एस्ट्रोलॉजी की। ये तो चलिए आपसे बातें करते रहते हैं कि एक बड़ा ही फेवरेट सा टॉपिक है, मुझे बोलना अच्छा लगता है और आपको सुनना अच्छा लगता है, लेकिन असली बात तो तभी खुलती है जब कुंडली सामने आती है। ठीक है, चलिए, तो मंगल केतु के बारे में मैंने बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है 28 जुलाई तक ये चलेगा, जो एक्सीडेंट प्रोन टाइम है ये, तो ध्यान रखिएगा भाई। ड्राइव सारे स्लो कीजिएगा, किसी के साथ बहसबाजी में मत पड़िए, कोई टक्कर वक्कर बच जाती है तो कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे 115 साल के दौड़ाक सरदार फौजा सिंह जी, 115 साल के, देखिए रनिंग करने वाले सरदार जी, एक्सीडेंट के कारण उनकी सडन डेथ हो गई। देखिए, नहीं तो लोग तो आजकल 50-60 की एज में कहने लग जाते हैं कि अब नहीं उठा जाता, अब नहीं चला जाता, कोई सोटी पकड़ लेता है, कोई बैसाखी पकड़ लेता है, कोई वॉकर लेके चलता है। 115 साल की आयु में भी हमारे पंजाब के सरदार फौजा सिंह जी, शायद जलंधर अमृतसर के बीच में उनका घर है, ब्यास पिंड है वहाँ पे,
वहाँ पर अचानक उनको किसी ने टक्कर मार दी, तो अचानक उनकी डेथ हुई है। ये मंगल केतु का खेल है। मंगल और केतु सडन प्रॉब्लम्स, केतु और राहु जहां बात आ गई ना, आपकी कुंडली में, आपकी दशा में, प्रत्यंतर दशा में, अंतरदशा में, कहीं भी आ गई तो सडन गेम होगी, सडन, कि अचानक कुछ हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा सारे जाने, ठीक है। ये 28 जुलाई जो डेट है, ये विशेष तौर पे आप सबको संभलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए बस। चलिए, ये थी ग्रहों की स्थिति। इतनी देर लगी मुझे, 35 मिनट लग गए हैं गोचर और भ्रमण समझाने के लिए। आज का टॉपिक है हमारा सूर्यदेव का, कि सूर्यदेव 30 दिन के लिए एक राशि में गोचर करते हैं। अब आते हैं उस बात पे, जितनी भी आप न्यूज में सुन रहे हैं आसपास, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं ओवरफ्लो हो गया है, कहीं नदियां चढ़ गई हैं, निचले इलाके डूब रहे हैं, धरती खिसक रही है, ये कर्क में सूर्य का खेल है। कर्क में सूर्य का खेल है, ठीक है। ये जुलाई टू अगस्त का जो महीना है, इसे देसी भाषा में कहते हैं श्रावण माह, सौन दा महीना।